हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी प्लांट फिजियोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स को। तो अगर इस चैप्टर की बात की जाए बच्चों, तो ये चैप्टर पहली चीज तो एक लेंदी चैप्टर है और साथ ही साथ ये ट्रिकी चैप्टर भी है और ये डिमांड करता है आपका सिंसियर अटेंशन व्हाइल अंडरस्टैंडिंग इट्स कॉन्सेप्ट्स। सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप पूरे चैप्टर के दौरान अपना अटेंशन बनाए रखिए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। सो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम डिटेल में कवर करेंगे आज के सेशन में। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं हमारे आज के सेशन को, जो कि एंटायरली बेस्ड होने वाला है ऑन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड फोटोसिंथेसिस, एज यू ऑल नो, आप बहुत अपनी जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, इसीलिए ये जो इंट्रोडक्टरी स्लाइड्स है वो आपको बेसिक रिकॉल करने के लिए हेल्प करेगी उन सारी इंफॉर्मेशन को जो कि आपने स्टडी किया है अभी तक रिगार्डिंग दिस प्रोसेस। सो अगर सबसे पहले बिगिन किया जाए इस टर्म फोटोसिंथेसिस की लिटरल मीनिंग के साथ, सो अगर आप देखेंगे वर्ड फोटोसिंथेसिस मिलकर बनता है दो टर्म से। फर्स्ट इज फोटो एंड द सेकेंड टर्म इज सिंथेसिस। तो फोटो मीन्स होता है लाइट एंड सिंथेसिस वर्ड का मतलब होता है टू पुट टुगेदर। तो उसका लिटरल मीनिंग होता है टू पुट टुगेदर बाय लाइट। मतलब क्योंकि आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्लांट्स परफॉर्म करते हैं, तो बेसिकली ग्रीन प्लांट्स। तो जब हम इसकी लिटरल मीनिंग को समझेंगे तो हम यहाँ पर बस एक बेसिक सा आइडिया ऐसे ले लेते हैं कि ग्रीन प्लांट्स कुछ रॉ मटेरियल्स को एक साथ पुट टुगेदर करके प्रोसेस करके बनाता है कुछ प्रोडक्ट्स को, ओके, और वो प्रोडक्ट्स कंज्यूम होते हैं बाय सम अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल। सो इस बेसिक प्रोसेस जिसमें कि वो रॉ मटेरियल एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, उसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, ओके। सो अगर आप एनसीईआरटी के डेफिनेशन के हिसाब से देखें कि फोटोसिंथेसिस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो फोटोसिंथेसिस को एनसीईआरटी डिफाइन करती है एज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। तो भाई इसको फिजिको केमिकल क्यों कहा गया? बिकॉज लाइट एनर्जी, जो कि एक फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू द केमिकल एनर्जी ऑफ फूड, ओके, इन दिस प्रोसेस। इसीलिए इसको एक फिजिको केमिकल प्रोसेस माना गया। और इस प्रोसेस के दौरान आप जानते हैं जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो लाइट एनर्जी जो कि आ रही है फ्रॉम द सन, उसको यूटिलाइज करते हैं टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, सो दिस इज जस्ट द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड क्या सिग्निफिकेंस है इस प्रोसेस की ऑन दिस अर्थ? तो दो बेसिक सिग्निफिकेंस जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन द अर्थ। तो इस अर्थ पे जितना भी फूड अवेलेबल है उसका सबसे पहला सोर्स, प्राइमरी सोर्स है फोटोसिंथेसिस। बिकॉज यू ऑल नो जितनी भी फूड चेन्स हैं वो बिगिन करती हैं विद प्रोड्यूसर्स और प्लांट्स फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफ्स ना, और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए उनको डेफिनेटली एक सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। और मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं वो फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब वो लाइट से अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं टू प्रोड्यूस द फूड। हेंस प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड जो है वो बेसिकली प्लांट्स होते हैं, और जिस प्रोसेस के थ्रू वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं दैट इज गोइंग टू बी फोटोसिंथेसिस। सेकेंडली अगर बात की जाए तो फोटोसिंथेसिस इज द ओनली नेचुरल प्रोसेस जो कि रिलीज करती है द लाइफ सपोर्टिंग गैस विच इज ऑक्सीजन इन दिस एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन इवॉल्व करने वाली ओनली नेचुरल प्रोसेस वुड बी ऑक्सीजन। ये तो था द बेसिक इंट्रोडक्शन टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आइए अब हम धीरे धीरे इस चैप्टर की डिटेल्स में बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किए थे कुछ अर्ली साइंटिस्ट ने, और जिनके कंक्लूजन्स और रिजल्ट्स के बेसिस पे आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन जान पाए हैं। So one of the earliest contributions जो दिया था in the process of photosynthesis was by Sir Joseph Priestley, and I hope आप सभी को पता है Joseph Priestley was the discoverer of the gas oxygen, right? ठीक है, so देखिए इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या किया। So अगर मैं बात करूं इनके एक्सपेरिमेंट को, तो दो केस में इनके एक्सपेरिमेंट को समझा जा सकता है। फर्स्ट केस में इन्होंने अपने एक बेल जार के अंदर एक लिविंग माउस और एक बर्निंग कैंडल को प्लेस किया, और
इस सेटअप को उन्होंने कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया। आफ्टर सम आवर्स उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो कैंडल जल रही थी वो जलना बंद हो गई, दैट मीन्स इट गॉट एक्सटिंग्विश्ड, और जो लिविंग माउस था वो भी सफोकेशन की वजह से डेड हो गया। ओके, सो उनका क्या मानना था? सो प्रेस्ले का मानना था कि इस बेल जार के अंदर जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो एयर प्रेजेंट है, उस एयर में से ये माउस और ये बर्निंग कैंडल कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, दैट मीन्स कुछ असेंशियल सब्सटेंस फ्रॉम द एयर ऑफ दिस बेल जार ये माउस और कैंडल कंज्यूम कर लेते हैं, और उसकी कमी होने की वजह से ये माउस और कैंडल जो है अपनी ये कंडीशंस में पहुंच जाते हैं। दैट मीन्स माउस जो है वो सफोकेशन की वजह से डेड हो जाता है, और ये जो कैंडल है वो बर्न करना बंद कर देती है। बट उन्होंने अपने ही एक्सपेरिमेंट में कुछ मॉडिफिकेशन किया। सो क्या मॉडिफिकेशन किया? इस बारी उन्होंने अपने लिविंग माउस और बर्निंग कैंडल के साथ साथ बेल जार के अंदर प्लेस किया एक मिंट प्लांट। सो दिस इज योर मिंट प्लांट। और इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को उन्होंने छोड़ दिया अगेन फॉर सर्टेन आवर्स, और देखा इस बार जो माउस और कैंडल है उनकी कंडीशंस इनिशियल कंडीशन जैसी ही मेंटेन रही, दैट मींस माउस वाज आल्सो लिविंग और जो तुम्हारा कैंडल था वो भी बर्न कर रहा था। दैट मींस उन्होंने फाइनली इस एक्सपेरिमेंटल अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे ये कंक्लूड किया कि ये जो मिंट प्लांट है इट वाज रीस्टोरिंग बैक समथिंग जो कि ये लिविंग माउस और ये बर्निंग कैंडल कंज्यूम कर रहे थे फ्रॉम देयर एटमॉस्फेयर। ओके, तो यानी कि जो सब्सटेंस अपने एटमॉस्फेयर से ये लिविंग माउस और बर्निंग कैंडल रिमूव कर रहे थे उसको ये मिंट प्लांट वापस से रीस्टोर कर रहा था इनटू द बेल जार एनवायरनमेंट, राइट। तो लेटर ऑन डिस्कवरी के बाद पता चला भाई कि वो एसेंशियल सब्सटेंस कुछ और नहीं, द गैस ऑक्सीजन थी, राइट। सो ऑक्सीजन ये लिविंग माउस रिक्वायर करता है फॉर रेस्पिरेशन, and oxygen is also required by the burning candle for burning or combustion process. Okay, so जब सारी ऑक्सीजन इन दोनों ही सब्सटेंसेस ने कंज्यूम कर ली तो यहां पर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से माउस जो है वो सफोकेट करके मर गया और कैंडल जो है वो बर्न करना एक्सटिंग्विश कर दी। बट मिंट प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की वजह से वो ही ऑक्सीजन वापस से रिलीज कर रहे थे, ओके, इनटू दैट बेल जार एनवायरनमेंट, और वो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो थी वो वापस से पहुंचाई जा रही थी टू दीज टू सब्सटेंसेस, दैट इज द लिविंग माउस एंड द कैंडल, और उसकी वजह से ये माउस और कैंडल जो थे वो अपनी इनिशियल कंडीशन जैसे ही मेंटेन रहे, राइट। सो आई होप यू गॉट द कंट्रीब्यूशन एंड द एक्सपेरिमेंटल सेटअप परफॉर्म्ड बाय जोसेफ प्रेस्ले। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन जिनका नाम था सर जैन इंजनहाउस। तो बच्चों, जैन इंजनहाउस ने बेसिकली वही एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज किया था जो कि यूज किया था प्रेस्ले ने फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। सो यहाँ पर भी आप देखिए बेल जार के अंदर आपको एक लिविंग माउस, एक बर्निंग कैंडल और एक मिंट प्लांट प्लेस नजर आ रहा है, और इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल सेटअप को उन्होंने दिन के डिफरेंट टाइम्स पे यूटिलाइज किया या एक्सपोज किया। तो जब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को इंजनहाउस ने डे टाइम में रखा तो उन्होंने देखा एट द एंड ऑफ द डे आपका जो माउस था वो भी लिविंग रहा और जो कैंडल थी वो भी बर्न करती रही, राइट, ठीक है। बट जब उन्होंने यही एक्सपेरिमेंटल सेटअप को रात भर के लिए छोड़ दिया तो रात भर के बाद जब उन्होंने अगली सुबह देखा तो उन्होंने देखा कि माउस जो था वो डेड हो चुका था और जो कैंडल थी वो भी बर्न करना बंद कर दी थी, दैट मींस इट गॉट एक्सटिंग्विश्ड। सो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला इससे? उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जिस वाइटल प्रोसेस के थ्रू ये मिंट प्लांट वो एसेंशियल सब्सटेंस को रीस्टोर कर रहा था इनटू द एटमॉस्फेयर ऑफ दिस बेल जार, वो सिर्फ और सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में होती है। एंड सिंस वी नो वो वाइटल प्रोसेस आज के टाइम पे हम जानते हैं वो फोटोसिंथेसिस है, ओके। एंड इसी से अगर हम कह सकते हैं कि इंजनहाउस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, तो आप कह सकते हो इंजनहाउस ने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट इज एसेंशियल, ओके ओके। और एक और बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट जो कि इंजनहाउस का आप जानते हैं और पढ़ते आए हैं अपनी जूनियर क्लासेस से, वो है दी इन्वर्टेड फनल एक्सपेरिमेंट, राइट। सो आपने देखा होगा ना, उन्होंने ही इंजनहाउस ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जहां पर उन्होंने एक बीकर में एक एक्वाटिक प्लांट जिसका नाम है हाइड्रिला उसको प्लेस किया, राइट। और उस हाइड्रिला प्लांट के ऊपर उन्होंने एक इन्वर्टेड फनल प्लेस की थी। सो दिस इज बेसिकली अ फनल, सो दिस इज
इन्वर्टेड। ओके, सो इन्वर्टेड फनल बेसिकली प्लेस की गई थी ताकि इस हाइड्रोला प्लांट को एक तरह से सपोर्ट दिया जा सके, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। एंड उसके ऊपर एक वाटर फिल्ड उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब फिल करके रख दिया था, राइट। और इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को उन्होंने एक्सपोज किया था टू द सनलाइट। तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि यहां पर ये जो ग्रीन प्लांट यहां पर यूज किया था, दैट मींस ये एक्वाटिक प्लांट वाज रिलीजिंग सर्टेन बबल्स। सो उनको कुछ ऐसे बबल्स देखने को मिल रहे थे। ओके, तो ये जो बबल्स, तो उनको क्या अंदाजा लगा, उनको लगा कि कुछ तो रिलेशन है बिटवीन सनलाइट, दिस ग्रीन प्लांट एंड दिस गैस बबल्स। लेटर ऑन टेस्ट परफॉर्म करने के बाद पता चला ये गैस बबल्स बेसिकली ऑक्सीजन गैस के हैं। सो इससे हमको ये भी पता चला कि सनलाइट की प्रेजेंस में होने वाली प्रोसेस जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स जो है फूड बनाते हैं, वो रिलीज करते हैं एक गैस जो कि है ऑक्सीजन। So this was another experiment or contribution of Sir Jan Enchenhouse. I hope ये experimental setups और इनके conclusions आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं the contribution of our next scientist जिनका नाम था जूलियस वॉन सैक्स। तो भाई सैक्स का क्या मानना था? सैक्स का मानना था कि ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं, यूजुअली ग्रीन प्लांट्स जब ग्रो करते हैं सो दे प्रोड्यूस अ शुगर, और वो शुगर है ग्लूकोज। ओके, और ये जो ग्लूकोज ग्रोइंग प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं वो उनके अंदर स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ अनदर शुगर कॉल्ड स्टार्च। सो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी हमें सैक्स ने। और इनका क्या मानना था? इनका ये भी मानना था जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ओके, उनका जो कलर आता है दैट इज ड्यू टू अ सब्सटेंस, और वो जो सब्सटेंस है वो आज के टाइम पे हम जानते हैं एक पिगमेंट है जिसे हम बुलाते हैं क्लोरोफिल। तो उनका मानना था ये जो ग्रीन सब्सटेंस था, सो दैट्स ग्रीन सब्सटेंस जो कि आज हम जानते हैं एज क्लोरोफिल, वो प्रेजेंट होती है कुछ स्पेशल बॉडीज के अंदर जो कि कहलाती हैं द क्लोरोप्लास्ट आज के टाइम पे, राइट। सो ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। ऑल्दो ये नेम तब नहीं पता थे, बट हाँ, इन साइंटिस्ट ने इनका अंदाजा लगा लिया था। सो आई होप सैक्स का कंट्रीब्यूशन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर टी.डब्ल्यू. एंगलमैन। सो एंगलमैन के कंट्रीब्यूशन को समझने से पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज एक्सपेरिमेंट। ओके, सो एंगलमैन ने सन से आने वाली विजिबल लाइट को पास करवाया थ्रू अ प्रिज्म। ओके, अब प्रिज्म से जब विजिबल लाइट पास करती है तो आप जानते हैं वो ब्रेक हो जाती है इनटू इट्स 7 स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स। ओके, जो कि बेसिकली आपको यहाँ पर विब ग्योर के फॉर्म में नजर आते हैं, दैट इज द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, वही आपको यहाँ नजर आने वाले हैं, दैट इज वायलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, सो 7 कलर में उन्होंने अपनी लाइट को स्प्लिट करवाया, विजिबल लाइट को, एंड इस 7 कलर के जो बैंड है उसको पास करवाया थ्रू द पेट्री प्लेट कंटेनिंग अ कल्चर। तो ये जो पेट्री प्लेट आपको नजर आ रही है इसमें कल्चर प्रेजेंट था ऑफ अ ग्रीन एल्गा जिसका नाम था क्लैडोफोरा। सो क्लैडोफोरा नाम का ये ग्रीन एल्गा जो कि फोटोसिंथेटिक इन नेचर है, दैट मींस इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, उसके कल्चर के थ्रू पास करवाया। और इसी क्लैडोफोरा के कल्चर में उन्होंने ऐड किया था अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। तो कुछ एरोबिक बैक्टीरिया भी उन्होंने यहां पर इस कल्चर में ऐड किए हुए थे। सो देयर वाज आल्सो एरोबिक बैक्टीरिया, यानी कि वो बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, राइट। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन देखा? सो उन्होंने ये नोट किया कि ये जो ब्लू रीजन होता है ऑफ द स्पेक्ट्रम, ब्लू एंड द रेड रीजन, देखिए ब्लू रीजन कहां से है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू तक, ठीक है। इस रीजन में सबसे ज्यादा आपको जो आपके बैक्टीरिया हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, वो एक्यूमुलेटेड यानी कि इकट्ठा नजर आ रहे थे, राइट। सिमिलरली उनको और भी बैक्टीरिया जो थे वो यहां रेड रीजन यानी कि ऑरेंज और रेड वाला रीजन है ना, यहां पर भी इकट्ठा नजर आ रहे थे। तो उनका ये मानना था कि क्लैडोफोरा जो कि एक
क्या है, ग्रीन एल्गा है। तो ग्रीन एल्गा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा होगा और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान एक एसेंशियल गैस दैट इज ऑक्सीजन जो इवॉल्व होती है वो भी रिलीज हो रही होगी। सो उनका ये मानना था जो ऑक्सीजन जिस जगह पर ज्यादा इकट्ठा हो रही होगी वहीं पर ये एरोबिक बैक्टीरिया भी इकट्ठा ज्यादा हो रहे होंगे ना, क्योंकि जहां पर उनको ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा मिल रही है वहीं पर बैक्टीरिया भी जल्दी पहुंच जाएंगे टू यूटिलाइज और कंज्यूम दैट ऑक्सीजन। तो इसीलिए जब उन्होंने देखा यहां पर बैक्टीरिया का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और यहां पर, तो उससे उन्होंने ये इन्फ्रेंस निकाला दैट जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो आपको इस विजिबल स्पेक्ट्रम के ब्लू एंड रेड रीजन में देखने को मिलती है। दैट मींस मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड रीजन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रा में आपको नजर आती है। और इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे जो पहला एक्शन स्पेक्ट्रम था ऑफ द प्लांट्स वो बनाया गया। अब एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ऐसा ग्राफ जो कि बताता है कितनी फोटोसिंथेसिस हो रही है, दैट इज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वर्सेस कौन सी वेवलेंथ पे वो हो रही है। ओके, तो देखिए अगर हम एक ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो आप इस ग्राफ को अगर देख रहे हैं ये एक्शन स्पेक्ट्रम है और एक्शन स्पेक्ट्रम की जो दोनों पीक्स हैं, पहला पीक आपको यहां नजर आ रहा है जो कि बन रहा है इन द ब्लू रीजन और जो दूसरा पीक है वो आपको नजर आ रहा है इन द रेड रीजन। इससे ये अंदाजा आपको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ कि फोटोसिंथेसिस मैक्सिमली होती है इन द ब्लू एंड द रेड रीजन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। तो बच्चों बेस्ड ऑन ऑल द एक्सपेरिमेंट जो अभी तक हमने पढ़े हैं सो फार, हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को एक एम्पिरिकल इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि आपको यहां दे रखी है। सो इस एम्पिरिकल इक्वेशन में आपको जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वो भी नजर आ रहे हैं ऑन द रिएक्टेंट साइड, और आपको पता है लाइट भी नजर आ रही है जिसकी प्रेजेंस में ये दोनों रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म द शुगर एंड ऑक्सीजन गैस होगी इवॉल्व एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। बट एक सवाल जो हमारे मन में आता है कि आखिरकार ये जो बाय प्रोडक्ट वाली ऑक्सीजन है ये आपके कौन से रिएक्टेंट से आती है, बिकॉज दोनों ही रिएक्टेंट्स को अगर आप देखोगे तो दोनों के पास ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सो आखिर क्या सोर्स है इस इवॉल्व ऑक्सीजन गैस का? सो अर्लियर साइंटिस्ट जो थे उनका ये मानना था ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, इस कार्बन डाइऑक्साइड की स्प्लिटिंग की वजह से ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो उनका मानना था ये कार्बन डाइऑक्साइड टूटता है और ये ऑक्सीजन जाके इवॉल्व हो जाती है, राइट, और कार्बन जाके रिएक्ट कर जाता है विद वाटर टू फॉर्म द शुगर। सो ये अर्लियर बिलीफ चला आ रहा था, बट इस बिलीफ को रिमूव किया या ब्रेक किया एक तरह से बाय अ साइंटिस्ट Cornelius Van Niel. So Cornelius Van Niel was working on purple and green sulfur bacteria. तो उन्होंने किस पे वर्क किया था भाई? Purple and green sulfur बैक्टीरिया। ठीक है, सो ये सल्फर बैक्टीरिया क्यों कहलाते हैं भाई? क्योंकि इनका जो प्रोसेस ऑफ फूड सिंथेसिस है उसमें ये सल्फर को एसिमिलेट करते हैं, यूज करते हैं। ओके, सो एक केमिकल इक्वेशन जो कि रिप्रेजेंट करती है फूड सिंथेसिस बाय सच बैक्टीरिया वो आपको यहां मेंशन नजर आ रही है। तो जब वो इस प्रोसेस को समझ रहे थे तो उन्होंने नोट किया कि इस एंटायर प्रोसेस में ऑक्सीजन तो इवॉल्व हुई ही नहीं। तो उनका मानना यह था कि अगर ऑक्सीजन का एवोल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड की स्प्लिटिंग की वजह से होती तो कार्बन डाइऑक्साइड की स्प्लिटिंग तो यहां भी होनी चाहिए थी और ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होना चाहिए था ऑन द प्रोडक्ट साइड, जो कि नहीं हुआ, राइट। तो उनको यह समझ आया इंस्टेड यहां पर ये जो H2S है, ओके, इस H2S की स्प्लिटिंग हो रही है और इसीलिए ये हाइड्रोजन जाके इधर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और सल्फर रिलीज होती है एज अ प्रोडक्ट, ओके, बाय प्रोडक्ट। तो दैट मीन्स अगर उन्होंने इस एंटायर इक्वेशन को कंपेयर किया विद द इक्वेशन ऑफ अ फोटोसिंथेटिक प्लांट, जो कि आप किसी भी ग्रीन प्लांट का ले सकते हैं, तो देखिए पूरी इक्वेशन सेम है, बस यहां पर H2S की जगह क्या प्रेजेंट है? H2O। ठीक है, तो उनका यह मानना था कि अगर H2S की स्प्लिटिंग से सल्फर रिलीज हो रही है तो इसका मतलब H2O यानी कि वाटर की स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन इवॉल्व होगी, राइट। तो इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि बेसिकली वाटर की स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की स्प्लिटिंग से। ठीक है, तो उनका मानना यह था फाइनली कि ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होता है बाय सम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस। ओके, तो एक ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस अपने हाइड्रोजन को दे देता है, किसको? टू
द कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से जब कार्बन डाइऑक्साइड उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। दैट मींस कार्बन डाइऑक्साइड का होता है रिडक्शन। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाती है इनटू शुगर्स और ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होता है। ओके, इसीलिए वाटर को माना गया है एज ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस। तो ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस हाइड्रोजन रिलीज कर देता है, दे देता है कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर फिक्सेशन, और ऑक्सीजन को सेपरेटली रिलीज कर देता है। तो इस एक्सपेरिमेंट का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है इन दी होल सिनेरियो ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को एक माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन माना जाता है इन दी प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स। तो किसी भी ग्रीन प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो आप बेसिकली कह देंगे एक ग्रीन लीफ के अंदर। तो डेफिनेटली एक ग्रीन लीफ को अगर आप देखें तो इस ग्रीन लीफ में अगर आप इसका सेक्शन काटते हैं, तो आपने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर पढ़ा है ना, आप जानते हैं दोनों एपिडर्मिस के बीच में आपको कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स देखने को मिलते हैं जो कि फॉर्म करते हैं द ग्राउंड टिश्यू, और इन सेल्स को हम बुलाते थे द मेसोफिल सेल्स, राइट? सो दीज आर योर मेसोफिल सेल्स। और इन मेसोफिल सेल्स के अंदर अगर आप ये ऐसे ग्रीन ना छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हैं, दीज ग्रीन डॉट्स आर बेसिकली द साइट ऑफ एक्चुअल फोटोसिंथेसिस, जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक टाइप के प्लास्टिड्स को जो कि सेल ऑर्गेनेल्स हैं, और वो हैं ग्रीन प्लास्टिड्स, और इन ग्रीन प्लास्टिड्स को हम बुलाते हैं द क्लोरोप्लास्ट। तो ये है वो क्लोरोप्लास्ट जो कि एक्चुअली है द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स। सो दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, राइट? सो रिमेंबर, अगर आपसे कोई पूछे कि एक प्लांट के अंदर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो आप बोलेंगे द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द मेसोफिल सेल्स इन ग्रीन लीफ। ओके, और अगर मैं आपसे पूछूं एक लीफ को छोड़ के कोई ऐसा अदर प्लांट पार्ट बताइए जहां पर फोटोसिंथेसिस हो सकता है, सो यू वुड डेफिनेटली रिकॉल ऑफ द यंग ग्रीन स्टेम, राइट? तो जो यंग ग्रीन स्टेम्स होती हैं उनमें भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और वहां पर भी फोटोसिंथेसिस होती है। ओके, तो बच्चों, अब हम क्विकली रिकॉल करने वाले हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट, जो कि बेसिकली हमने स्टडी किया था इन डिटेल व्हेन वी वर स्टडीइंग द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बट हम यहां पर भी इसको रिकॉल कर लेते हैं इसके पार्ट्स को, ताकि आगे इस सेल ऑर्गेनल के आपको वेरियस पार्ट्स के नाम अक्सर देखने को मिलेंगे चैप्टर में, और उनको आपको इजीली विजुअलाइज करना भी सीखना है, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए बिगिन करते हैं विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, राइट? ये एक प्लास्टिड है। तो आप देख रहे हैं ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, जिसकी बाउंड्री आपको ये ऐसे व्हाइट लाइन से नजर आ रही है। तो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, और एक और मेम्ब्रेन से बाउंड है, दैट इज द इनर मेम्ब्रेन। सो आई होप आपको इतना याद आ गया होगा, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। अब इस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के अंदर एक प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। ओके, एक जेली लाइक सब्सटेंस जो कि यहाँ पर आपको ऐसे ये ब्लूइश शेड में नजर आ रहा है। सो ये जो ब्लूइश रीजन नजर आ रहा है, ये एक प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स है जो कि फॉर्म करता है द मैट्रिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल, और इसे हम बुलाते हैं द स्ट्रोमा। तो इसको हम मैट्रिक्स भी बुला सकते हैं। ओके, और इस स्ट्रोमा या मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं द एंजाइम्स फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो आपको एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं वो कहां प्रेजेंट होंगे? दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इनसाइड द स्ट्रोमा। ओके, देन इस स्ट्रोमा में ही आपको कुछ स्ट्रक्चर नजर आते हैं। तो देखिए, आपको यहां पर सबसे पहले तो कुछ ऐसे डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर नजर आएंगे, कुछ इस तरीके से, जो कि कॉइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? तो एक कॉइन जैसे आपको ये स्ट्रक्चर नजर आते हैं, इसको हम बुलाते हैं थाइलाकॉइड। ओके, और ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर या कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये एक के ऊपर एक इस तरीके से देखिए स्टैक्ड नजर आ रहे हैं, एक के ऊपर एक। सो इस एंटायर स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स को हम बुलाते हैं ग्रैनम। ओके, तो अगर सिंगल स्टैक की बात कर रहे हैं तो ग्रैनम, और अगर मोर देन वन ग्रैनम की बात कर रहे हैं तो दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड ग्रैना। तो ये खूब सारे कितने नजर आ रहे हैं आपको ग्रैना यहाँ पर? 1 2 3 4, तो 4 ग्रैना। लेकिन अगर मैं बात करूं इस एंटायर स्टैक की, तो इट विल बी कॉल्ड ग्रैनम। ओके, और ये जो ग्रैनम है, ये जो ग्रैना है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड दी स्ट्रोमा लैमेले।
ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ज्वाइन करके रखे हैं इन सारे ग्राना को एक साथ. So they are called lamella or simply we call them stroma lamellae. Even हम इनको एक और नाम से बुलाते हैं, they are also called frets. ओके, सो ये सारे नाम हैं इनके. तो अगर आप देखेंगे स्ट्रोमा के अंदर ये जितने भी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं ना, दैट मीन्स ये थाइलाकॉइड, ये ग्रैनम और ये जो स्ट्रोमा लैमेले आपको नजर आ रहे हैं, दे आर ऑल मेम्ब्रेन बाउंड. तो ये मेम्ब्रेन से बाउंड है. सो ये तीनों स्ट्रक्चर थाइलाकॉइड, ग्रैनम और जो स्ट्रोमा लैमेले हैं, दे रिप्रेजेंट द मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. So all these structures, in fact this also, they all represent the membrane system of the chloroplast. So remember, अब मैं आपको एक चीज और यहीं पर बता देता हूं. जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है. पहली स्टेप जो होती है दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड द लाइट रिएक्शन, और वो लाइट रिएक्शन होती है इन दिस मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, यानी कि वो होगी इन द थाइलाकॉइड, ग्रैनम एंड द स्ट्रोमा लैमेले. और जो सेकेंड फेज होती है फोटोसिंथेसिस की, दैट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन, जो होती है इन द स्ट्रोमा और द मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. सो इस चीज को आप यहीं से याद रखना स्टार्ट कर लीजिए. ओके, तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो बच्चों जो प्रोसेस होती है ना फोटोसिंथेसिस की, वो बेसिकली 2 स्टेप्स या 2 स्टेजेस में कंप्लीट होती है. जो पहली स्टेज होती है फोटोसिंथेसिस की, दैट इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन और सिंपली द फोटोकेमिकल फेज. रिमेंबर, पहली फेज लाइट रिएक्शन है और दूसरी फेज होती है द डार्क रिएक्शन. ओके, जिसको कि हम बायोसिंथेटिक फेज या फिर सिंपली कार्बन रिएक्शन भी बुलाते हैं. तो डू रिमेंबर दिस आल्सो. तो ये दोनों जो फेजेस हैं उनके अलग अलग जो नाम हैं वो भी आपको याद रखने हैं, बिकॉज क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, राइट? चलिए अब बात की जाए इनके बीच में डिफरेंसेस की. तो हम यहाँ पर इन दोनों फेजेस का जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आगे जब हम डिटेल में इनको स्टडी करें तो आपको जनरल आइडिया हो अबाउट ईच ऑफ दीज 2 प्रोसेसेस. सो बात करते हैं लाइट रिएक्शन की. मैंने आपको बताया इनके अकरेंस के बारे में पिछली ही स्लाइड में कि कहाँ होती है. लाइट रिएक्शन कहाँ होती थी? इन द मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, राइट? तो जितनी भी मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं, कौन से पार्ट्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट के बताइए. सबसे पहले वी हैव थाइलाकॉइड, जो कि अगेन टुगेदर एक साथ अगर कंपाइल हैं इन अ स्टैक तो दे रिप्रेजेंट द ग्रैनम, एंड साथ ही साथ 2 ग्रैना को जोड़ के रखने वाले द स्ट्रोमा लैमेले वुड आल्सो बी द पार्ट ऑफ दिस मेम्ब्रेन सिस्टम. सो ये सारे पार्ट्स में यानी कि ग्रैनम, थाइलाकॉइड या स्ट्रोमा लैमेले में आपको लाइट रिएक्शन होती हुई नजर आती है. व्हेन वी टॉक ऑफ द डार्क रिएक्शन, तो डार्क रिएक्शन का साइट मैंने आपको बताया था द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. स्ट्रोमा जिसे हम मैट्रिक्स भी बुलाते थे, ओके, वही प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो यहां पर जहां पर क्या प्रेजेंट थे, वो सारे एंजाइम्स प्रेजेंट थे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओके, वो यहीं इसी स्ट्रोमा में प्रेजेंट है. वाइल अगर बात की जाए लाइट रिएक्शन के लिए, तो लाइट रिएक्शन में हम लाइट का इस्तेमाल करने वाले हैं ना, लाइट एनर्जी इज गोइंग टू बी यूज्ड, और उस लाइट एनर्जी को कैप्चर करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होते हैं? पिगमेंट्स. तो यहां इन मेम्ब्रेन सिस्टम में आपको पिगमेंट्स नजर आएंगे. सो रिमेंबर, दोनों ही में क्या डिफरेंस है? मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ क्लोरोप्लास्ट में आपको वो सारी पिगमेंट नजर आएंगे जो कि लाइट रिएक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रोमा में या मैट्रिक्स में आपको वो सारे एंजाइम्स नजर आएंगे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए एसेंशियल है. सो इतनी चीज भी आप याद रखिएगा. ओके, सो अगर हम बात करें कि क्या ओवरऑल आपको देखने को मिलता है लाइट रिएक्शन के अंदर, तो लाइट रिएक्शन में जैसा कि मैंने आपको बताया, सन से आने वाली लाइट एनर्जी सबसे पहले तो कैप्चर की जाएगी बाय द पिगमेंट्स, ओके, जो कि प्रेजेंट है इन मेम्ब्रेन सिस्टम में. तो मेम्ब्रेन सिस्टम में पिगमेंट्स ने लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया, ट्रैप कर लिया, और उस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा, ओके, फॉर दी वेरियस रिएक्शन जो कि इस फेज में होंगी, जिनमें से एक होगा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. ओके, सो फोटोलाइसिस वर्ड को ब्रेक कीजिए. फोटो मीन्स लाइट, लाइसिस मीन्स टू ब्रेक, isn't it? तो यानी कि यहां पर वाटर का ब्रेक डाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द इवेंट जो कि लाइट रिएक्शन में होगा. सेकेंडली, मैंने आपको बताया था वाटर का अगर स्प्लिटिंग हो रहा है, वाटर का ब्रेक डाउन होता है, तो रिलीज होती है द ऑक्सीजन गैस जो कि असेंशियल है फॉर अवर सर्वाइवल.
और यही बनती है द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था किसने? वैन नील ने, इजंट इट? हमने पहले भी डिस्कस किया है। जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की स्प्लिटिंग से। तो वाटर का स्प्लिटिंग यहां हुआ तो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होगा, ठीक है। देन साथ ही साथ बनते हैं एटीपी मॉलिक्यूल्स, यानी कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बनते हैं यहीं पर। तो एटीपी का सिंथेसिस होता है यहां पर इस लाइट रिएक्शन में, और साथ ही साथ रिड्यूसिंग एजेंट्स भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। ओके, अब वो रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बनाए जाएंगे भाई? रिड्यूसिंग एजेंट ही तो अपने हाइड्रोजन ट्रांसफर करेंगे टू द कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जब हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगी तभी तो वो शुगर में कन्वर्ट होगी। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करवाने के लिए, उसका फिक्सेशन करवाने के लिए हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होंगे, और उसके लिए हमको क्या चाहिए होंगे? द रिड्यूसिंग एजेंट्स, जो कि उस हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर सकें टू द कार्बन डाइऑक्साइड, और वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है NADPH2। सो रिमेंबर, NADPH2 का फॉर्मेशन भी आपको यहां लाइट रिएक्शन में ही नजर आएगा। तो कितने सारे इवेंट हुए? वाटर का स्प्लिटिंग हुआ, पहली चीज तो लाइट एनर्जी का एंट्रैपमेंट हुआ बाय द पिगमेंट, वाटर का स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन का एवोल्यूशन, देन ATP सिंथेसिस और NADPH2 यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट का फॉर्मेशन। Okay, so these are all the events associated with light reaction. But when we talk of the dark reaction में क्या होने वाला है? जो भी ATP और NADPH2 यहां बना, देखिए यहां पर ATP जो बना और जो रिड्यूसिंग एजेंट बना NADPH2, वो यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा टू fix carbon dioxide into a sugar called glucose. So it involves the conversion of carbon dioxide into glucose by using the ATP and NADPH2 produced during this light reaction. So I hope you got the basic overall idea of the process of photosynthesis. ओके, तो बच्चों फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन को बिगिन करने से पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरियस पिगमेंट्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बिकॉज मैंने आपको बताया है लाइट रिएक्शन का पहला ही स्टेप है कि सन से आने वाली जो लाइट एनर्जी है उसको सबसे पहले पिगमेंट मॉलिक्यूल्स ट्रैप कर लेते हैं, और उसी की एनर्जी से बाकी की लाइट रिएक्शंस की जो आपकी सेवरल स्टेप्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, इजंट इट? तो अगर मुझे लाइट रिएक्शन समझना है तो उससे पहले मुझे जो वेरियस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। तो इसीलिए लेट अस बिगिन विद द वेरियस पिगमेंट्स जो कि फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो उससे पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एक पिगमेंट होती क्या है। तो पिगमेंट बेसिकली वो सब्सटेंस हैं जिनके पास एबिलिटी होती है टू अब्सॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। ओके, तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट अब्सॉर्ब करने की जिनके पास काबिलियत है, they are going to be called the pigments. Okay. So कौन सी पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती हैं उनको हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी ऑफ pigments is going to be called chlorophyll, second category of pigments are going to be called carotenoids, and third category would be called the phycobilins. So ये जो पहली 2 categories of photosynthetic pigments हैं they are water insoluble. Okay, that means ये पानी में घुलती नहीं है, so they are water insoluble, while जो phycobilins हैं they are going to be water soluble, right? Okay, so अगर मैं क्लोरोफिल की बात करूं तो क्लोरोफिल में आने वाली बहुत सारी पिगमेंट्स आती हैं। ओके, इनफैक्ट देयर आर 9 क्लोरोफिल, बट जो एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस में देयर आर गोइंग टू बी ओनली 2, जिनमें से सबसे एसेंशियल वुड बी क्लोरोफिल ए। सो 2 टाइप की क्लोरोफिल आपको यहां पर इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, वन इज क्लोरोफिल ए और द अदर वन इज गोइंग टू बी क्लोरोफिल बी। तो जो क्लोरोफिल ए है उसका कलर होता है ब्राइट ग्रीन या फिर ब्लूइश ग्रीन, राइट? एंड अगर बात की जाए क्लोरोफिल बी की तो उसका कलर होता है येलोइश ग्रीन और पेल ग्रीन, राइट? तो कलर भी आपको याद रखना है, ठीक है। देन अगर हम बात करें सेकेंड कैटेगरी ऑफ पिगमेंट जिन्हें हम बुलाते हैं कैरोटिनॉइड्स, तो कैरोटिनॉइड्स जो है वो अगेन आप 2 ब्रॉड कैटेगरीज में फर्दर सब क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली जो पिगमेंट आती है इन कैरोटिनॉइड्स वुड बी कॉल्ड द कैरोटीन। ओके, तो कैरोटीन का जो कलर होता है दैट इज ऑरेंज येलो, वाइल अगर हम सेकेंड कैटेगरी की बात करें दैट इज ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल जो एक कैरोटिनॉइड है उसका कलर होता है येलो। ओके, सो रिमेंबर द कलर्स। ओके, और इनके कलर से मैं आपको इनको रिजेंबल करता हुआ कुछ स्ट्रक्चर भी बता दूंगा जिनसे आपको याद आएगा, लेकिन अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम इनको सेपरेटली एज पिगमेंट की कैटेगरी पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करते हैं। देन वी हैव फाइकोबिलेंस। तो फाइकोबिलेंस अगर आप वर्ड को ब्रेक करें तो देखिए फाइको वर्ड जो है मैंने बोला था इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू एल्गी, है ना? और बिलेंस वर्ड इज समथिंग रिलेटेड टू द बाइल पिगमेंट।
है ना? ओके, सो अगर मैं बोलूं फाइकोबिलेंस, बेसिकली ये कुछ ऐसी पिगमेंट्स हैं जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलर होती हैं टू द बाइल पिगमेंट्स, और ये पाई जाती हैं इन दी certain algae. That means they are found in certain algal groups, और उनका जो structural composition है that is very similar to the bile pigment. Okay, so ये भी दो broad categories में divide की जाती हैं. Okay, first one is called the phycoerythrin. So phyco word again represent कर रहा है algal pigment है, erythrin मतलब red color, और इसीलिए ये रेड कलर की पिगमेंट है, और ये आपको देखने को मिलती है रेड एल्गी. और द अदर वन इज कॉल्ड फाइकोसाइनिन. तो ऑब्वियसली साइनो वर्ड जो है वो रिलेट करता है टू द ब्लू कलर, है ना? तो इसीलिए ये ब्लू कलर की पिगमेंट होगी. और फाइकोसाइनिन, तो आप इनका ग्रुप भी याद रख सकते हैं, कौन से एल्गल ग्रुप को बिलोंग करेंगे. दे बिलोंग टू साइनोबैक्टीरिया और द ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट? तो ये उनका पार्ट है. बट आप जानते हैं जो एल्गे होते हैं दे आर नॉट हायर प्लांट्स, और चैप्टर का हमारा नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, इजंट इट? इसीलिए जब हम स्टडी करेंगे द वेरियस फोटोसिंथेटिक ग्रुप्स को, सो वी विल नॉट कंसीडर फाइकोबिलेंस बिकॉज वो लोअर प्लांट ग्रुप्स के पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर देम. We will be studying in detail about the structure of chlorophyll and carotenoids in the upcoming slides. तो चलिए बच्चों, let us begin with our first broad category of photosynthetic pigments called chlorophyll. So बच्चों, chlorophyll जो है वो include करती हैं the chief photosynthetic pigments, और अगर इनकी structure की बात की जाए, so they represent a tadpole-like structure. इसको आप याद रखिएगा. So they represent tadpole-like structure. So कैसे एक क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल टेडपोल की तरह नजर आता है. सी, एक टेडपोल का अगर बॉडी देखेंगे तो आपको कैसे नजर आता है? उसके पास होता है एक हेड रीजन और होता है एक टेल रीजन. तो सिमिलरली अगर आप एक क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को देखोगे तो उसके पास भी आपको एक हेड रीजन नजर आता है. तो दिस इज योर हेड रीजन, जो कि कहलाता है द पोरफायरिन हेड. ओके, तो दिस इज द पोरफायरिन हेड. और जो टेल वाला रीजन होता है, दिस एंटायर टेल वाला जो रीजन होता है दैट इज कॉल्ड द फाइटोल टेल. ओके, सो दिस इज द टेल रीजन. सो दो रीजन में इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंशिएटेड होता है. और अगर आप इस पोरफायरिन हेड को देखेंगे तो ये पोरफायरिन हेड 4 साइक्लिक स्ट्रक्चर से मिलके बनता है. और ये जो 4 साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये रिंग्स होती हैं, दे आर कॉल्ड पायरोल रिंग्स. तो ये 4 पायरोल का कॉम्बिनेशन है, तो ये कहलाता है टेट्रा पायरोल हेड. तो पोरफायरिन हेड जो होता है वो बेसिकली टेट्रा पायरोल इन नेचर होता है. दैट मींस उसके बाद 4 पायरोल रिंग्स होती हैं जो कि जॉइंड होती हैं टुगेदर बाय द सेंट्रल मेटल एटम कॉल्ड मैग्नीशियम. सो इसीलिए याद है आप सभी को, मैंने जब पढ़ाया था मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर, आई हैड टोल्ड यू मैग्नीशियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द हेड रीजन ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, बिकॉज वो ज्वाइन करके रखता है इन 4 पायरोल रिंग्स को टुगेदर टू फॉर्म दिस पोरफायरिन हेड. ओके, सो अब हम देखते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के बीच में डिफरेंसेस को, क्योंकि मैंने बोला था क्लोरोफिल भले ही 9 हो बट उनमें से इंपॉर्टेंट केवल 2 हैं, दैट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. ओके, सो आइए इनके बीच में हम डिफरेंस समझ लेते हैं. सो सबसे पहले आपको याद रखना है क्लोरोफिल का अगर मैं बात करूं तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, तो क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है वो हमेशा सी, उसके अंदर जो कार्बन का नंबर होगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 55 इन नंबर. सो यहाँ पर कार्बन इज गोइंग टू बी 55. ठीक है, तो अगर मैं क्लोरोफिल ए की बात करूं तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C55H72O5. दैट मींस देयर आर गोइंग टू बी 5 ऑक्सीजन, 4 नाइट्रोजन. देखिए ये 4 नाइट्रोजन ही तो आपके मैग्नीशियम से जॉइंट है ना, तो ये ग्रीन कलर से हाईलाइटेड आपको 4 नाइट्रोजन ही नजर आ रहे हैं. सो देयर आर गोइंग टू बी 4 नाइट्रोजन एंड 1 मैग्नीशियम. तो बस आपको कार्बन का भी नंबर ऐसे ही याद हो जाएगा 55. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर याद रखना है, दैट इज 72 एंड 5 in this case when we talk of chlorophyll A. और अगर मैं आपकी बात करूं ये कार्बन नंबर 3 पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बिकॉज दोनों में डिफरेंस ही यहीं पर आता है क्लोरोफिल ए और बी में. तो अगर आप देखेंगे मैं काउंटिंग स्टार्ट करूं यहां से, तो दिस इज सपोज माय फर्स्ट कार्बन, सेकंड एंड दिस इज माय थर्ड कार्बन. देखिए मैं बाहर वाली रिंग को हमेशा कंसीडर करता हूं, जो पायरोल रिंग्स होती है ना उनके बाहर वाले कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट होती है. तो यहां से फर्स्ट रिंग की आउटरमोस्ट कार्बन से मैंने बिगिन किया 1 2, दिस इज माय थर्ड. तो इस थर्ड कार्बन पे अगर यहां पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए. ओके, सो
थर्ड कार्बन पे जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज गोइंग टू बी द मिथाइल ग्रुप। वाइल अगर इसी फंक्शनल ग्रुप की जगह यानी कि इस थर्ड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप की जगह प्रेजेंट होता लेट्स से एल्डिहाइड ग्रुप दैट इज CHO ग्रुप, तो ये बन जाता क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल। तो अगर इस थर्ड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो दैट मींस इट इज क्लोरोफिल ए, और अगर इस थर्ड कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है दैट मींस इट इज गोइंग टू बी क्लोरोफिल बी। इस बात को भी याद रखिएगा। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस करना है तो किस में आ रहा है, सिर्फ इन्हीं ग्रुप्स में आ रहा है ना। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से CH3 ग्रुप हटा दूं, मतलब आपका एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन हटा के एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन लगा दूं तो क्या डिफरेंस आएगा। तो देखिए एक कार्बन रिमूव किया बट उसकी जगह पर एक कार्बन आ भी गया, तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ ना कार्बन के नंबर में, इसलिए कार्बन नंबर विल रिमेन 55 ओनली। हाइड्रोजन यहां पर 3 थे और मैंने एक प्रोवाइड किया, तो 3 रिमूव करके एक वापस दे दिया, तो दैट मींस डिफरेंस कितने का आया, 2 का, यानी कि 2 हाइड्रोजन कम हो गए ना। तो इसलिए देखिए यहां पर H72 था, इसलिए यहां पर ये H70 हो गया, राइट। ओके, और ऑक्सीजन का देखिए यहां पर कोई भी ऑक्सीजन रिमूव नहीं हुआ, इंस्टेड यहां पर एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसलिए एक ऑक्सीजन का नंबर देखिए बढ़ जाएगा। तो यहां पर ऑक्सीजन 5 थे तो अब ये हो गए 6 इन नंबर, इसीलिए द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल बी वुड बी C55H70O6 N4 and Mg विल रिमेन सेम। 4 नाइट्रोजन जो पायरोल रिंग के हैं और मैग्नीशियम जो कि सेंट्रल मेटल एटम है वो आपको वैसा का वैसा इंटैक्ट ही नजर आने वाला है। सो आई होप यू गॉट कि कैसे आप क्लोरोफिल ए और बी के बीच में डिफरेंस ला सकते हैं इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर क्लोरोफिल ए में ओनली मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट एट कार्बन 3 एंड क्लोरोफिल बी में देयर इज एल्डिहाइड ग्रुप इंस्टेड ऑफ द मिथाइल ग्रुप। बात की जाए कलर की तो वो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था। तो कलर क्लोरोफिल ए का होता है ब्राइट ग्रीन और सिंपली द ब्लू ग्रीन, ठीक है। और बात की जाए अगर क्लोरोफिल बी की तो उसका स्ट्रक्चर होता है या उसका जो कलर होता है दैट इज येलो ग्रीन और सिंपली पेल ग्रीन इन कलर, राइट। सो आई होप यू गॉट द बेसिक आइडिया अबाउट द पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल। तो चलिए बच्चों अब हम बिगिन करने जा रहे हैं विद अवर नेक्स्ट ब्रॉड कैटेगरी ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कॉल्ड कैरोटिनॉइड्स, राइट। तो कैरोटिनॉइड्स जो हैं अगेन आपको हायर प्लांट्स में देखने को मिलती हैं और इनके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं यहीं लिख दूं, सो फर्स्टली दे आर वाटर इनसॉल्युबल, जैसा कि मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है। सेकेंडली अगर इनके केमिकल नेचर की बात की जाए सो दे आर टेट्रा टर्पीन्स इन नेचर, राइट। सो देखिए टर्पीन्स के बारे में आई होप यू रिमेंबर मैंने आपको बायोमॉलिक्यूल्स में जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़ाया था तब थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दिया था, राइट। सो टर्पीन्स बेसिकली 10 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, राइट, क्योंकि ये बनते हैं 2 आइसोप्रीन यूनिट से। एक टर्पीन में 2 आइसोप्रीन यूनिट होते हैं जो कि 5-5 कार्बन के होते थे, राइट। तो इसका मतलब टोटल 10 कार्बन प्रेजेंट है ना, तो इसीलिए एक टर्पीन में 10 कार्बन प्रेजेंट है। और टेट्रा वर्ड का मतलब क्या होता है भाई, 4, तो इसका मतलब एक कैरोटिनॉइड में 4 टर्पीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। दैट मींस टोटल कितने कार्बन होंगे, ऑब्वियसली 4 into 10 वुड बी 40 कार्बन्स। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखूं दोनों टाइप के कैरोटिनॉइड्स का, दैट इज पहली है कैरोटीन और दूसरी है ज़ैंथोफिल पिगमेंट, तो आप देखेंगे कार्बन का नंबर वुड बी 14 ईच केस, ठीक है। और हाइड्रोजन का नंबर भी दोनों में सेम है, दैट इज H56 एंड हियर आल्सो H56, ठीक, ओके। बट फर्क कहां आता है इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, ज़ैंथोफिल में ऑक्सीजन एटम भी प्रेजेंट होते हैं एंड नंबर कुड वेरी फ्रॉम 1 to 8। तो अगर मैं बात करूं इनके मॉलिक्यूलर वेट की तो किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, जिसके पास ज्यादा ऑक्सीजन एटम्स हो, इजंट इट। क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है कार्बन 40 हाइड्रोजन 56 ये तो कांस्टेंट है ना दोनों में ही, तो इतना पोर्शन का जो वेट होगा वो तो दोनों का इक्वल है। अब जितने ऑक्सीजन एटम आप बढ़ाते जाओगे उतना ज़ैंथोफिल का वेट बढ़ता जाता है। तो मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाए तो ऑब्वियसली ज़ैंथोफिल का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है दैन दी कैरोटीन, ठीक, ओके। फिर अगर बात की जाए कलर की तो कलर के बारे में मैंने पहले भी बताया है, इसका कलर येलो टू येलोइश ऑरेंज हो जाता है एंड ज़ैंथोफिल इज प्योरली येलो। सो अगर आपको कलर्स को रिप्रेजेंट करना है, याद रखना है, तो कैरोटीन वर्ड से आपको कैरेट वर्ड मिलना है, isn't it? तो एक R और लगा लीजिए वो कैरेट बन जाएगा। और इसीलिए कैरेट का जो कलर आपको देखने को मिलता है ना कुछ ऑरेंजिश येलो कलर, वो बेसिकली आता है फ्रॉम दिस कैरोटीन पिगमेंट इटसेल्फ, ठीक है। तो जो आपको एक कलर देखने को मिलता है कैरेट का ड्यू टू कैरोटीन, वो बेसिकली कैरोटिनॉइड है। एंड ज़ैंथोफिल जो है वो आपको देखने को मिलती है
इन द कॉर्न। तो कॉर्न का जो येलो कलर होता है ना, दिस येलो कलर, दिस इज ड्यू टू योर ज़ैंथोफिल पिगमेंट। तो आपको ये भी याद रखना है। सो मैंने मॉलिक्यूलर वेट का कंपैरिजन आपको बता ही दिया है, राइट? ओके, एक चीज मैं आपको यहीं पर कंपेयर करवा देता हूं जो मैंने मिस किया है पहले, दैट इज अगर मैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूलर वेट्स को कंपेयर करूं, जस्ट लाइक मैंने किया है विद द कैरोटिनॉइड्स, तो याद कीजिए इनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस था। यू रिमेंबर क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल में अगर आप देखें कार्बन का नंबर दोनों में ही सेम है ना, यहां पर भी कार्बन नंबर 55 था और बी में भी कार्बन नंबर 55 था, राइट? हाइड्रोजन यहां पर 72 था, यहां पर 70 है। दैट मींस यहां पर 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, राइट? देखिए यहां पर 2 हाइड्रोजन ज्यादा है और यहां पर 2 हाइड्रोजन कम है। और अगर बात की जाए यहां पर क्लोरोफिल बी की और क्लोरोफिल ए में ऑक्सीजन के नंबर की, तो देखिए यहां पर क्लोरोफिल ए में 5 ऑक्सीजन है और क्लोरोफिल बी में 6 ऑक्सीजन। दैट मींस यहां पर 1 ऑक्सीजन ज्यादा है, राइट? इसको भी आप याद रखिए। आपका नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का नंबर डिफरेंट नहीं है, वो सेम है दोनों में, नाइट्रोजन 4 है, मैग्नीशियम 1 है, राइट? तो डिफरेंस कहां आ रहा है इधर पे? 2 हाइड्रोजन का और यहां पर 1 ऑक्सीजन का। तो डेफिनेटली 2 हाइड्रोजन का वेट ज्यादा है कि 1 ऑक्सीजन का। 2 हाइड्रोजन का वेट टोटल कितना होगा? 2 AMU, है ना, 2 एटॉमिक मास यूनिट्स। और अगर बात की जाए 1 ऑक्सीजन एटम की तो वो होगा 16 AMU, है ना? तो इसका मतलब किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हुआ बताइए? यहां पर क्लोरोफिल बी का वेट ज्यादा होता है, राइट? तो क्लोरोफिल बी हेवियर है देन क्लोरोफिल ए। और यहां पर कैरोटिनॉइड्स में ज़ैंथोफिल इज हेवियर देन कैरोटीन। इस बात को याद रखिए। और अगर मैं कंपेयर करूं विद क्लोरोफिल को कैरोटिनॉइड से, तो इनमें किसका वजन ज्यादा होगा बताइए? मैं अगर कंपेयर करूं क्लोरोफिल को विथ कैरोटिनॉइड्स तो किसका वेट ज्यादा होगा? क्लोरोफिल ए में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है? देयर वर 55 कार्बन एटम्स, राइट? और यहां पर कैरोटीन में केवल 40 कार्बन एटम्स है। तो इसका मतलब ऑब्वियसली क्लोरोफिल का जो वेट है, यानी कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर गोइंग टू बी हेवियर देन कैरोटिनॉइड्स, राइट? तो इस बेसिक इंफॉर्मेशन को भी आपको याद रखना है। क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स में कौन हेवियर है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अमंग क्लोरोफिल में भी कौन ज्यादा हेवियर है? क्लोरोफिल ए की भी बी ज्यादा हेवियर है, ए लाइटर है। और कैरोटिनॉइड्स में भी आपको याद रखना है कि कैरोटीन जो है वो लाइटर है देन दी ज़ैंथोफिल, मतलब ज़ैंथोफिल ज्यादा हेवियर है देन योर कैरोटीन। सो आई होप ये बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दीज पिगमेंट्स इज क्लियर। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसी टेक्निक जिसका इस्तेमाल करके हम एक्सपेरिमेंटली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं इन लेबोरेटरी। और इस टेक्निक को हम बुलाते हैं पेपर क्रोमैटोग्राफी, राइट? सो द टेक्निक विच वी आर गोइंग टू यूज वुड बी कॉल्ड पेपर क्रोमैटोग्राफी। तो क्या होने वाला है भाई पेपर क्रोमैटोग्राफी में? लेट अस ट्राई टू गेट दैट। तो फॉर दिस एक्सपेरिमेंट हमको चाहिए होंगी कुछ ऐसी लीव जिनमें की फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है वो हायर कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट हो, और वो आपको ज्यादा देखने को मिलती है इन केस ऑफ द स्पिनच लीव्स। सो पालक के पत्ते हम यूज करने वाले हैं फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो इन स्पिनच लीव्स को हम एक पेसल मॉर्टर में ऐड करते हैं और साथ में उसमें थोड़े से एसीटोन मिला देते हैं। सो स्पिनच लीव को एसीटोन के साथ मिला के इस पेसल मॉर्टर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया जाता है और एक थिक पेस्ट बना लिया जाता है। अब इस पेस्ट को एक पेपर क्रोमैटोग्राफी की टेक्निक हम परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो एक क्रोमैटोग्राफिक पेपर आता है। सो उस क्रोमैटोग्राफिक पेपर के एज के पास, बिल्कुल एंड के थोड़े से पास में एक कॉन्सेंट्रेटेड ड्रॉप के फॉर्म में यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। सो दिस इज बेसिकली द पेस्ट जो हमने यहाँ पर एक तरह से प्रोड्यूस किया है बाय ग्राइंडिंग द स्पिनच लीव्स इन एसीटोन। तो ये जो पेस्ट है उसका मैंने यहाँ पर एक कॉन्सेंट्रेटेड ड्रॉप रख दिया, राइट? अब इस पेपर को मैंने हैंग कर दिया इन अ चेम्बर जिसके एंड पे कुछ केमिकल सोल्यूशन एडेड है। ये केमिकल सोल्यूशन जो यहाँ पर प्रेजेंट है एट द एंड, उसमें प्रेजेंट है एसीटोन एंड पेट्रोलियम ईथर। सो ये 2 केमिकल्स यहां पर प्रेजेंट है, राइट? और मैं इस क्रोमैटोग्राफी पेपर को, जिसमें कि वो कॉन्सेंट्रेटेड ड्रॉप ऑफ आवर पिगमेंट्स प्रेजेंट है, उसको इस तरीके से डिप करूंगा सच दैट इस पेपर का जो एज है केवल
वही इसके टच में हो। किसके टच में हो? आपके इन सॉल्यूशंस के, दैट इज एसीटोन एंड पेट्रोलियम ईथर के, राइट। और ये जो कॉन्सेंट्रेटेड ड्रॉप है वो इनिशियली टच में नहीं होना चाहिए विद दिस solution of the chemicals, right? अब आप थोड़ी देर के लिए सेटअप को छोड़ दीजिए। After some time you will observe कि जैसे जैसे ये टाइम पास होगा वैसे वैसे ये जो सोल्यूशन है ऑफ दिस केमिकल वो धीरे धीरे अपवर्ड राइज करना स्टार्ट करेगा थ्रू दिस क्रोमैटोग्राफी पेपर, राइट। तो धीरे धीरे सोल्यूशन ऊपर आना स्टार्ट होगा और जैसे जैसे ये सोल्यूशन ऊपर आना स्टार्ट होता है वैसे वैसे ये जो कॉन्सेंट्रेटेड ड्रॉप में प्रेजेंट पिगमेंट्स हैं वो सेपरेट होना स्टार्ट करती हैं। तो जो पिगमेंट सबसे लाइटेस्ट है वो सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल करके सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेंगी, जैसे कि आपको यहां नजर आ रहा है। और जो पिगमेंट सबसे हैवीएस्ट है वो सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, सी ओवर हियर, और वो यहां पर सबसे पास में रह जाएगी फ्रॉम दैट इनिशियल डॉट जो हमने प्रेस किया था या हमने पुट किया था ऑन दैट क्रोमैटोग्राफी पेपर। तो आप देखोगे यहां पर आपको कुछ बैंड्स नजर आएंगे, बेसिकली 4 बैंड्स, क्योंकि हमने पढ़ा है हायर प्लांट्स में 4 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्लोरोफिल की दोनों, क्लोरोफिल ए एंड बी, एंड ऑब्वियसली कैरोटीनॉइड्स की कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। तो सिंस मैंने आपको बोला था जो अगर बात की जाए क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स में कौन हेवियर है तो डेफिनेटली क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल अगर हेवियर है तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगी, तो वो यहीं पर रह जाएंगी 2 बैंड्स के फॉर्म में, राइट। और क्लोरोफिल ए और बी में भी कौन हैवी है? यू नो वेरी वेल, क्लोरोफिल बी हैवियर थी। तो इसका मतलब देखिए जो सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो क्लोरोफिल बी ने किया होगा, राइट। उसके बाद क्लोरोफिल ए ने, राइट, ठीक है। और ज्यादा डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया होगा? कैरोटीनॉइड्स में, बिकॉज उनका मॉलिक्यूलर वेट क्लोरोफिल से कम था, राइट। और अगर बात की जाए कैरोटीनॉइड्स की भी तो मैंने आपको बताया था कैरोटीनॉइड्स में भी कौन लाइटर है और कौन हेवियर है। तो हेवियर होते थे ज़ैंथोफिल, राइट। और अगर ज़ैंथोफिल हेवियर है तो देखिए उसका येलो बैंड आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, दिस इज अ येलो बैंड ऑफ ज़ैंथोफिल, क्योंकि वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाया इन कंपैरिजन टू कैरोटीन, क्योंकि वो लाइटर थी। तो कैरोटीन का जो आपको ऑरेंजिश येलो कलर है वो यहाँ नजर आ रहा है इन द क्रोमैटोग्राफी पेपर और सिंपली द पेपर क्रोमैटोग्राम, ओके। और देखिए आपकी क्लोरोफिल ए जो थी वो ब्लूइश ग्रीन होती थी, इसलिए आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है इस तरीके से। और जो पेल येलो आपकी क्लोरोफिल बी थी, बीइंग हेवीएस्ट, वो सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो कैरोटीन बीइंग द लाइटेस्ट ट्रैवल्स द मैक्सिमम डिस्टेंस, एंड क्लोरोफिल बीइंग द हेवीएस्ट ट्रैवल द लीस्ट डिस्टेंस। और इस तरीके से पेपर क्रोमैटोग्राफी की टेक्निक से हम सारी पिगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं जो कि आपको प्रेजेंट नजर आती है इन केस ऑफ हायर प्लांट्स। तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को। सो बच्चों, जो पहला एस्पेक्ट हम डील करने जा रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है क्या? सो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बेसिकली एक ग्राफ है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि एक पिगमेंट मॉलिक्यूल अलग अलग वेवलेंथ पे कितनी लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, राइट। तो अगर आप यहां पर देखें तो बेसिकली इस जगह पर आपको कितना % अब्जॉर्प्शन देखने को मिला, यानी कि कितनी लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है, राइट, और कितनी वेवलेंथ यहां पर आपको दे रखी है ऑफ दी वेवलेंथ। तो आप जानते हैं विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम दी वायलेट रीजन, एंड करता है रेड रीजन में, और वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 400 टू 700 नैनोमीटर्स, ठीक है, ओके। और पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम आपके सामने यहाँ पर नजर आ रहा है, राइट, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सो देखिए आप यहां पर 3 कर्व्स देख सकते हैं। जो पहला कर्व आपको नजर आ रहा है, तो देखिए ये कर्व आपको कुछ ऐसा जो नजर आ रहा है, देखिए जो यहां पर आपको कंप्लीटली सॉलिड लाइन से नजर आ रहा है व्हाइट कलर की, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। सो ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। तो अगर आप देखेंगे मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ये कहां कर रहा है, अगर आप इस पर्टिकुलर कर्व को देखेंगे तो इसकी 2 पीक्स नजर आ रही हैं। एक पीक आपको नजर आ रही है इन द ब्लू रीजन, है ना, और दूसरी आपको जो पीक नजर आ रही है दैट इज इन द रेड रीजन। सो दिस इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग द क्लोरोफिल ए, राइट। तो 2 पीक्स जो आपको नजर आती हैं, दैट मींस अगर आपसे कोई पूछे कि क्लोरोफिल ए मैक्सिमम लाइट कहां अब्सॉर्ब करता है, तो आप कहेंगे इन द ब्लू रीजन एज वेल एज इन द रेड रीजन, बिकॉज दिस इज आल्सो द पीक ऑफ क्लोरोफिल ए। तो इसीलिए तो जो लीफ का कलर होता है वो ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि वो ग्रीन कलर को अब्सॉर्ब करते हैं? नहीं, वो अब्सॉर्ब करते हैं द
ब्लू एंड द रेड लाइट और रिफ्लेक्ट करते हैं ग्रीन कलर, दैट इज वाई दे अपीयर टू बी ग्रीन, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट ग्रीन कलर, नॉट अब्सॉर्ब इट। ओके, जो सेकेंड आप यहां पर डॉटेड व्हाइट कलर से जो आपको डॉटेड एक कर्व देखने को मिल रहा है, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल बी। ओके, तो क्लोरोफिल बी यहां पर, तो इसका एक पीक आपको अगेन ब्लूइश रीजन में नजर आ रहा है और जो दूसरा पीक भी आपको नजर आ रहा है दैट इज अगेन इन द रेड रीजन, बिकॉज ऑरेंज टू रेड इज अ ट्रांजिशन रीजन जो कि रेड में ही माना जाता है। दिस पीक इज ऑल्सो ऑफ क्लोरोफिल बी। ठीक है, सो इसका मतलब दोनों ही, अगर मैं क्लोरोफिल की ही बात करूं, इन जनरल क्लोरोफिल ए एंड बी कंबाइंड, तो दोनों ही अब्सॉर्ब करते हैं ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। वाइल अगर मैं आपको ये ब्लैक कलर से जो आपको ये कर्व देखने को मिल रहा है इसके बारे में बात करूं, सो ये रिप्रेजेंट करता है द अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ कैरोटिनॉइड्स। सो दिस इज द अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ कैरोटिनॉइड्स। और अगर ध्यान से देखें तो ये बेसिकली अब्सॉर्ब कर रही हैं द मैक्सिमम लाइट, इनकी जो दो पीक्स बन रही हैं आपको यहां पर एज वेल एज यहां पर, वो ब्लूइश ग्रीन रीजन में अब्सॉर्ब कर रही हैं। दैट मींस कैरोटिनॉइड्स जो हैं वो अब्सॉर्ब करती हैं ऑलमोस्ट द ग्रीन रीजन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। ओके, सो आई होप अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपको समझ आया होगा। क्या बताता है अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? कि अलग अलग वेवलेंथ पे एक पिगमेंट जो है वो कितनी लाइट अब्सॉर्ब करती है। सो वो आपको यहां पर नजर आ रहा है। आपको समझ में आया क्लोरोफिल की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेड और आपके ब्लू रीजन में ही लाइट को मैक्सिमली अब्सॉर्ब करते हैं, मैक्सिमम अब्सॉर्बेंस शो करते हैं, वाइल जो कैरोटिनॉइड्स हैं दे अब्सॉर्ब मैक्सिमम ऑफ द लाइट इन द ब्लूइश ग्रीन रीजन। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। तो बेसिकली जस्ट लाइक अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये भी एक ग्राफ होने वाला है, isn't it? जहां पर हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के एक्शन को मेजर करेंगे। मतलब क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं पिगमेंट्स? ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस को। तो कितना फोटोसिंथेसिस आपको देखने को मिलता है जब एक प्लांट को अलग अलग लाइट की वेवलेंथ से एक्सपोज किया जाता है, उस ग्राफ को हम कहते हैं द एक्शन स्पेक्ट्रम। सो इट इज अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट्स यूज्ड। ठीक है, ओके। सो अगर आप ध्यान से देखिए इस एक्शन स्पेक्ट्रम को, तो यहां पर आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज नजर आ रही है, अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट जिसपे कि अलग अलग परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेसिस नजर आ रहा है। तो आप कॉरेस्पॉन्ड करके देख सकते हैं कि किस वेवलेंथ पे कितनी फोटोसिंथेसिस हो रही है। ओके, और अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो अगर आप देखें इस पर्टिकुलर ग्राफ पे बनने वाले इस कर्व को, तो इसके दो पीक्स आपको नजर आ रहे हैं। एक पीक यहां पर है और दूसरा पीक यहां पर है। ये दोनों जो पीक हैं ये किस रीजन में नजर आ रहे हैं ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम? देखिए ये ब्लू रीजन में नजर आ रहा है कि नहीं? ये पीक आपको ब्लू रीजन में नजर आ रहा है और ये वाला जो पीक है वो आपको रेड रीजन में नजर आ रहा है। दिस शोज मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस occurs in the blue and the red region. So it indicates most photosynthesis occurs in the blue and the red region of the spectrum. ठीक है, पिछले जो स्पेक्ट्रम हमने डिस्कस किया था, दैट वाज अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। वहां हमने देखा था कि अलग अलग वेवलेंथ पे कितनी परसेंट ऑफ लाइट जो है वो अब्सॉर्ब हो रही है, isn't it? तो हमने एक चीज और देखी थी वहां पर। क्या देखा था कि क्लोरोफिल ए और बी मॉलिक्यूल जो हैं वो भी मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट शो करते हैं इन द ब्लू एंड द रेड रीजन, राइट? वाइल मैंने कैरोटिनॉइड्स के बारे में बताया था वो शो करते थे मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन इन द ब्लूइश ग्रीन रीजन, राइट? ठीक है, ओके। तो जब इस एक्शन स्पेक्ट्रम को कंपेयर किया गया विद द अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द डिफरेंट पिगमेंट्स, तो पाया गया कि ये एक्शन स्पेक्ट्रम क्लोजली कॉरेस्पॉन्ड करता है टू द अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। ध्यान से समझिए, क्लोरोफिल ए का जो अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो बहुत क्लोजली रिजेंबल या कॉरेस्पॉन्ड करता है विद दिस एक्शन स्पेक्ट्रम। सो ये हमको याद रखना है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम कॉरेस्पॉन्ड क्लोजली टू द अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। इसका मतलब देखिए ये कैसे हो रहा है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए अगर मैं इस अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को क्या करूं, ओवरलैप करूं ओवर द एक्शन स्पेक्ट्रम, तो आप देख रहे हैं यहां पर मैंने पीक ड्रॉ की हुई थी। तो दिस वाज वन पीक, दिस वाज अनदर पीक जो कि एक्शन स्पेक्ट्रम की थी। और अगर आप ध्यान से देखें ये जो सॉलिड व्हाइट लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है द अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। तो
इसका क्लोरोफिल ए का जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का पीक है ये देखिए, और जो दूसरा पीक है वो ये है। तो ये दोनों पीक्स देखिए आपस में क्या कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर हम इनको देखें तो ये लगभग एक ही लाइन में पड़ रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। एंड ओवर हियर ये वाला पीक और ये वाला पीक आपस में ऐसे कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो एक्शन स्पेक्ट्रम के पीक्स हैं वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं विद द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द क्लोरोफिल ए। इससे हमें क्या इंडिकेशन मिलता है, इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि मैक्सिमम एक्शन जो है वो क्लोरोफिल ए परफॉर्म करती है। इसका मतलब क्लोरोफिल ए इज द चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, राइट? सो रिमेंबर, क्लोरोफिल ए अमंग ऑल द 4 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो हमने पढ़ी थी, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड्स में कौन कौन से, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, इन चारों में चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्लोरोफिल ए। तो आप पूछेंगे बाकी का क्या, बाकी की पिगमेंट्स का क्या हुआ? वो सारी की सारी पिगमेंट सिर्फ हेल्प करती हैं क्लोरोफिल ए को फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में, और ऐसी पिगमेंट्स को हम बुलाते हैं दी एक्सेसरी पिगमेंट्स, राइट? तो इन्हें बुलाते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स या सिंपली हेल्पिंग पिगमेंट्स। ओके, तो बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना विच इज कॉल्ड द रेड ड्रॉप। तो ये जो रेड ड्रॉप नाम की फिनोमेना है, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था 2 साइंटिस्ट ने जिनका नाम था इमर्सन एंड लुइस इन द ईयर 1943। सो ये दो जो साइंटिस्ट थे ये एक्चुअली वर्क कर रहे थे ऑन द कल्चर ऑफ अ ग्रीन एल्गा विच इज कॉल्ड क्लोरेला। तो क्लोरेला नाम के इस ग्रीन एल्गा पे दीज 2 साइंटिस्ट वर वर्किंग, और साथ ही साथ ये दोनों जो साइंटिस्ट थे दे वर प्रोवाइडिंग मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेरिंग वेवलेंथ टू दिस कल्चर। तो मोनोक्रोमैटिक वर्ड का क्या मतलब होता है? मोनो मीन्स होता है 1, क्रोमा मीन्स कलर। तो एक कलर की लाइट से, और वो भी अलग अलग वेवलेंथ की, बिकॉज आपको पता है ना, अगर मैं बोलूं रेड लाइट, तो रेड लाइट का जो एंटायर रीजन है वो अलग अलग वेवलेंथ से डिनोट होता है, जो कि अलग अलग शेड्स ऑफ रेड कलर को रिप्रेजेंट करेगा, राइट? तो मोनोक्रोमैटिक अगर मैंने वर्ड बोला है तो यहाँ पर डेफिनेटली जो कलर यूज किया जा रहा था दैट वाज रेड कलर लाइट, ठीक है? और इस रेड कलर की अलग अलग वेवलेंथ से इस कल्चर को एक्सपोज किया जा रहा था। कभी सपोज लेट्स से 650 नैनोमीटर्स, कभी 683 नैनोमीटर्स, कभी लेट्स से 690 नैनोमीटर्स, ठीक है? ओके, सो इन अलग अलग वेवलेंथ से क्या हुआ, इस कल्चर को एक्सपोज किया जा रहा था। सो व्हाट ही फाउंड वाज कि अराउंड 683 नैनोमीटर तक पहुंचते पहुंचते जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस था वो लगभग इंक्रीज ही कर रहा था। तो अगर आप देखेंगे यहां से रेड रीजन सपोज स्टार्ट हो रहा है, दिस इज द रेड रीजन, तो यहां से रेड रीजन में देखिए जैसे जैसे इस पीक तक पहुंचते पहुंचते फोटोसिंथेसिस का रेट जो था वो इंक्रीज हो रहा था, राइट? तो यहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज इंक्रीजिंग, एंड सडनली इस पॉइंट के बाद लगभग 683 नैनोमीटर्स के बाद देयर वाज अ सडन डिक्लाइन इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एकदम से देखिए ये ग्राफ ऐसे नीचे आ जाता है, ओके? तो ये जो पॉइंट था आप कह सकते हो दिस वाज रफली, अगर मैं कहूं दिस वाज 680 नैनोमीटर्स। तो यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम के 680 नैनोमीटर्स के बियॉन्ड जाने पर फोटोसिंथेसिस जो रेट होता है दैट डिक्लाइन सडनली, और इस सडन डिक्लाइन इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम बुलाते हैं द रेड ड्रॉप। द रीजन फॉर रेड ड्रॉप इज, इसको नाम इसलिए दिया गया बिकॉज ड्रॉप मीन्स अ सडन डिक्लाइन, एंड रेड कलर इसलिए कहा गया बिकॉज ये डिक्लाइन जो देखने को मिला था इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो रेड रीजन ऑफ योर विजिबल स्पेक्ट्रम में देखा गया है, राइट? और यहां पर ये जो 2 साइंटिस्ट थे दे वर एक्चुअली जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ऑन दिस पर्टिकुलर ग्रीन एल्गा, तो ये फोटोसिंथेसिस के जो रेट है उसको मेजर कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ क्वांटम यील्ड। सो यहां पर दे वर मेजरिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन टर्म्स ऑफ क्वांटम यील्ड। तो क्वांटम यील्ड क्या होता है? तो ये बेसिकली ऐसा नंबर है जो कि बताता है कि कितना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। कैसे? ये बताता है कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए पर फोटोन
ऑफ लाइट। ओके, तो एक लाइट के फोटोन को ऑब्जॉर्ब करने पे कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हुए वो हमें बताता है क्वांटम यील्ड। ओके, और क्वांटम यील्ड इज अ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेजर ऑफ द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब एक फोटोन को ऑब्जॉर्ब करने पे अगर ज्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, दैट मींस क्वांटम यील्ड हाई होगा और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई होगा। वाइल अगर एक फोटोन ऑफ लाइट को ऑब्जॉर्ब करने पे कम नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, दैट मींस क्वांटम यील्ड कम होगा, इसीलिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम होगा। सो उनका जो मेजरमेंट था ऑफ द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो इन टर्म्स ऑफ क्वांटम यील्ड था। ठीक है, तो उन्होंने क्या पाया कि ये जो क्वांटम यील्ड है वो 680 नैनोमीटर्स के बियॉन्ड जाने पर क्या हो रही है, सडनली डिक्लाइन कर जा रही है। सो दिस इफेक्ट वाज thus called the red drop effect. So that was the sudden drop in the quantum yield as the wavelength of the exciting light enters the region or the red region that is above 680 nanometers. So this entire effect was called the red drop. ओके, तो बच्चों जैसा कि हमने इमर्सन के रेड ड्रॉप इफेक्ट में देखा था कि कैसे 680 नैनोमीटर्स की बियॉन्ड रेड लाइट की वेवलेंथ प्रोवाइड करने पर क्लोरेला का जो कल्चर मीडियम की प्रोडक्टिविटी या क्वांटम यील्ड था वो सडनली डिक्लाइन कर जाता था, जैसे हम रेड ड्रॉप कहते थे, इजंट इट? सो इमर्सन ने सोचा क्यों ना अपने ही एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाएं। तो उन्होंने सबसे पहले अपने उसी कल्चर मीडियम को एक्सपोज किया टू 680 नैनोमीटर्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट। ओके, और उसको एक सिंगल फ्लैश के फॉर्म में उन्होंने इसको एक्सपोज किया टू द कल्चर एंड इस पॉइंट पे उन्होंने मेजर किया द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन टर्म्स ऑफ सपोज क्वांटम यील्ड। तो इस पॉइंट पे उनको जो क्वांटम यील्ड देखने को मिलती है, अगर हम इसको कॉरेस्पॉन्ड करें टू द y एक्सिस, तो आपको समझ आएगा कि यहां पर जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज दैट इज 10, राइट? ओके, देन उन्होंने अपने क्लोरेला कल्चर को इंडिविजुअली यानी कि सेपरेटली एक्सपोज किया टू 700 नैनोमीटर्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट, और इस पॉइंट पे भी उन्होंने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर किया। तो उन्होंने देखा अगेन दिस वैल्यू इज कमिंग अप टू 10, राइट? तो अब उन्होंने सोचा instead of providing these two wavelengths separately, यानी कि shorter wavelength of 680 nanometers and longer wavelength of 700 nanometers को अलग अलग देने की बजाय क्यों ना हम साथ में एक्सपोज करें इनको टू द क्लोरेला कल्चर मीडियम। तो इस बार उन्होंने साइमल्टेनियसली 680 और 700 नैनोमीटर्स ऑफ रेड लाइट को एक्सपोज किया। ओके, एंड इस पॉइंट पे जब उन्होंने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या क्वांटम यील्ड को मेजर किया तो उन्होंने देखा जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस था वो ड्रास्टिकली इंक्रीज था देन द प्रीवियस रिजल्ट्स। तो अगर 680 नैनोमीटर्स और 700 नैनोमीटर्स ऑफ रेड लाइट को हम यूज कर रहे थे तो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए था? 10 क्वांटम यील्ड यहाँ की और 10 यहाँ की, यानी कि टोटल 20 आना चाहिए था। तो लगभग यहाँ पर हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रुक जाना चाहिए था जब हम दोनों वेवलेंथ को एक साथ एक्सपोज कर रहे थे। बट देखा गया कि जो आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस था वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट से भी ज्यादा था और वो लगभग यहाँ आ रहा था, यानी कि 30 से भी ऊपर, लगभग 32। तो इसका मतलब एक्सपेक्टेड रिजल्ट से जो इंक्रीज्ड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमको देखने को मिलता है, इसी को हम कहते हैं एनहांसमेंट इफेक्ट। सो यही है इमर्सन्स एनहांसमेंट इफेक्ट, मतलब एक ऐसा इफेक्ट जिसमें हमने शॉर्टर और लॉन्गर वेवलेंथ को साइमल्टेनियसली एक्सपोज किया टू द प्लांट और सिंपली द कल्चर मीडियम। ओके, और देखा कि कैसे इंक्रीज होता है द क्वांटम यील्ड। सो द इंक्रीज इन द क्वांटम यील्ड ऑन एक्सपोजिंग द मीडियम विद शॉर्टर एंड लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट साइमल्टेनियसली इज ओनली नोन एज द इमर्सन्स एनहांसमेंट इफेक्ट, राइट? सो अगर हम इस इफेक्ट को आपके रेड ड्रॉप कर्व के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो रेड ड्रॉप में आपने क्या देखा था? रेड ड्रॉप में देखिए आपको यहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्वांटम यील्ड के टर्म्स में दे रखा है और ये वेवलेंथ है। तो देखिए यहां पर आप देखते थे कैसे रेड रीजन में एक सर्टेन पॉइंट मैक्सिमम पहुंचने के बाद जो कि आ रही है लगभग आपका नियरली एट 680 नैनोमीटर, 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ तक आप देखोगे जो आपकी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस था इन टर्म्स ऑफ क्वांटम यील्ड वो इंक्रीज कर रहा था। एंड 680 नैनोमीटर से जैसे ही आप आगे जाते हैं तो देखिए कैसे जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या क्वांटम यील्ड है वो सडनली डिक्लाइन कर रहा था। ओके, तो अगर मैं इस पॉइंट पे यानी कि इस 680 नैनोमीटर के बियॉन्ड जाते ही इस पॉइंट पे एक शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट को भी एक्सपोज कर दूं तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो डिक्लाइन होने की बजाय ऐसे इंक्रीज कर जाएगा। ओके, एंड दिस वाज ओनली नोन एज द एनहांसमेंट इफेक्ट। सो अपने इस एक्सपेरिमेंट से इमर्सन ने क्या कंक्लूजन निकाला? सो इमर्सन ने ये कंक्लूड किया, देखिए अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो ये ग्राफ क्या है?
क्वांटम यील्ड वर्सेस द वेवलेंथ, यानी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वर्सेस वेवलेंथ क्या शो करता है, द एक्शन स्पेक्ट्रम। और हमने एक्शन स्पेक्ट्रम को पढ़ा है, जिसके एनालिसिस पे हमको पता चला जो चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट थी जो कि इस एक्शन को परफॉर्म करवा रही है, यानी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डायरेक्टली एक तरह से कंट्रोल कर रही है, दैट वाज क्लोरोफिल ए। तो इमर्सन का मानना था जो क्लोरोफिल ए है वो एग्जिस्ट करती है दो फॉर्म्स में, वन इज P680 and the other one is P700। ओके, तो उनका मानना था ये जो P680 वाला फॉर्म है ये वर्क करता है, यानी कि ये एक्टिव रहता है व्हेन प्लांट इज एक्सपोज टू वेवलेंथ लेसर देन 680 नैनोमीटर्स। ठीक है, ओके। और ये वाला जो फॉर्म है क्लोरोफिल ए का, ये एक्टिव रहता है व्हेन इट इज एक्सपोज टू, व्हेन द प्लांट इज एक्सपोज टू वेवलेंथ ऑफ लेस देन 700 नैनोमीटर्स। ओके, सो अगर मैं सपोज अपने प्लांट को लेट सपोज 653 नैनोमीटर्स ऑफ वेवलेंथ एक्सपोज करता हूं, तो इस 653 नैनोमीटर्स ऑफ वेवलेंथ एक्सपोज करने पर आपको पता है ये 653 की जो वैल्यू है वो लेस देन 680 भी है और 700 भी है। इसका मतलब दोनों ही फॉर्म्स ऑफ क्लोरोफिल जो हैं इस पॉइंट पे एक्टिव होंगे, दैट मींस ये दोनों ही एक्टिवेटेड होंगे और दोनों ही कंबाइंड इफेक्ट दे रहे होंगे, राइट। अब अगर मैं सपोज अपने प्लांट को एक्सपोज करता हूं टू सपोज 692 नैनोमीटर्स ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, तो देखिए 692 नैनोमीटर्स ऑफ वेवलेंथ जैसे ही प्लांट को एक्सपोज करेंगे तो आपको पता है ये जो P680 फॉर्म था ऑफ क्लोरोफिल ए वो 680 नैनोमीटर्स के लेसर वैल्यू पे ही एक्टिव रहता था, और ये वैल्यू तो देखिए 692 इज मोर देन 680। इसका मतलब आपका जो P680 है वो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ओके, यस, एंड सिर्फ और सिर्फ एक्टिव कौन रहेगा, बिकॉज ये वैल्यू लेस देन 700 तो है, तो ओनली P700 विल बी एक्टिव। तो इसका मतलब केवल ये वाला एक्टिव होने वाला है। इसीलिए जब हम 680 नैनोमीटर के बियॉन्ड यानी कि सपोज 692 वाली वेवलेंथ प्रोवाइड करते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्लाइन कर जाता है, बिकॉज क्लोरोफिल का एक फॉर्म इनएक्टिव हो जाता था, राइट। इसीलिए कहा जाता है अगर हम 680 नैनोमीटर की बियॉन्ड अगर कोई वेवलेंथ यूज कर रहे हैं, लेट्स से 692, और उसके साथ हम एक शॉर्टर वेवलेंथ लेट्स से 653, दोनों को यूज कर लें साइमल्टेनियसली, ठीक है, तो 692 पे आपका 700 नैनोमीटर वाला भी एक्टिव रहेगा और 653 प्रोवाइड करने पे आपका P680 और P700 दोनों ही क्लोरोफिल ए के फॉर्म्स एक्टिव होंगे। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज कर जाएगा मेनी फोल्ड्स। ओके, और इसी कंक्लूजन से हमको बेसिकली आगे की कुछ डिस्कवरीज पता चली रिगार्डिंग दी लाइट रिएक्शन। सो हमको पता चला आगे जाके कि ये क्लोरोफिल के जो दो फॉर्म्स हैं ये फॉर्म करते हैं द रिएक्शन सेंटर्स ऑफ टू फोटो सिस्टम्स, जिनको कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू गॉट द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ द इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट और उनके कंक्लूजन से हमको क्या पता चला। सो बच्चों, दिस वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम द चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। आई होप आज के सेशन में हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं फ्रॉम दिस चैप्टर वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग टॉपिक्स को फ्रॉम दिस चैप्टर और उनके कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हैं लर्न हाउ फ्री है पर बेस्ट है।